जय तु भारतम बंधुओं। आज डे 6 में हम पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्य वंश के समय को हम पढ़ेंगे और मौर्य वंश के बाद जितने वंशों ने शासन किया उन्हें पढ़ेंगे। जैसे कि मौर्य वंश के बाद 3 ब्राह्मण वंश आए जिनके शासक ब्राह्मण थे। शुंग वंश जिसमें पंडित पुष्यमित्र शुंग के विषय में पढ़ेंगे। कर्ण वंश को पढ़ेंगे। फिर सातवाहन वंश को पढ़ेंगे जिसके बड़े प्रसिद्ध राजा हुए गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बाद हम जो उस समय विदेशी आक्रांता आए भारत में, विदेशी आक्रमण हुए जैसे कि इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, इनको देखेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण है कुषाण, तो कुषाण के आक्रमण को देखेंगे। आक्रमण नहीं कहेंगे, वो आक्रमण उन्होंने नहीं किया, ऐसे आ गए, बस गए, खलिया जमीन था, रह गए। हुंड शासकों के भय से आए, वो ईरान के हुंड शासकों के भय से यहाँ पर आ गए। उसमें कुषाण में सबसे महत्वपूर्ण कनिष्क के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद गुप्त काल में हम जाएंगे, गुप्त काल को भी देखेंगे और गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे। उनके विषय में थोड़े विस्तार से हम जानेंगे। और उसके बाद गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश को पढ़ेंगे, वर्धन डायनेस्टी को पढ़ेंगे। और इसी के साथ उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो आज उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास पूरा हम खत्म करने वाले हैं। कल एक लेक्चर और लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसमें डे 7 में, जिसमें हम दक्षिण भारत के इतिहास को देखेंगे। हालांकि वो परीक्षा की दृष्टि से, एनडीए परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप उसे पढ़ लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं मौर्य वंश से। मौर्य वंश से शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा की। मौर्य वंश, ये मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, इसके पहले की जितनी कथा थी, मौर्य वंश के स्थापना तक की कथा, वो कल आप सुन चुके हैं। कल हमने शुरुआत किया महाजनपद गाल से, तो 16 महाजनपदों को देखा भारत के। फिर मगध से आरंभ किया। मगध के पहले वंश बृहद्रथ वंश को पढ़ा, जिसमें राजा बृहद्रथ को हमने देखा, उनके पुत्र सम्राट जरासंध को देखा। फिर उसके बाद प्रद्योत वंश आया, उसे देखा, राजा प्रद्योत को देखा। अंतिम शासक उसके वर्धन को देखा। फिर हर्यंक वंश में हमने महाराजा हर्यंक को देखा, हर्यंक के पुत्र भट्टीय को देखा, उनके पुत्र बिंबिसार को देखा, जिन्हें एक्चुअल फाउंडर, रियल फाउंडर माना जाता है हर्यंक डायनेस्टी का। फिर बिंबिसार की हत्या करने वाले उनके पुत्र अजात शत्रु को हमने देखा। अजात शत्रु की हत्या करने वाले उसके पुत्र उदायीन को हमने पढ़ा। उदायीन के 3 पुत्रों को हमने देखा, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। इसमें नागदशक की हत्या करने वाले उसके प्रधान सेनापति शिशुनाग को देखा, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसके बाद हमने शिशुनाग के पुत्र कालाशोक को पढ़ा। कालाशोक के बाद हमने नंदीवर्धन को पढ़ा और नंदीवर्धन की हत्या करने वाले महापद्मनंद को हमने देखा, जिसने नंद वंश की स्थापना की। और महापद्मनंद के बाद हमने धनानंद को देखा। उसी समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो विदेशी आक्रांताओं के विषय में हमने थोड़ा जाना। भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुआ था हकमनी वंश के द्वारा, जो ईरान के थे। हकमनी वंश का शासक सायरस, जो कि असफल रहा उस 550 ईसा पूर्व में। फिर 516 ईसा पूर्व में डेरियस प्रथम आया, वो सफल रहा, तो डेरियस प्रथम को हमने देखा। फिर डेरियस प्रथम के बाद सिकंदर का आक्रमण, उसे हमने जाना। और सिकंदर के बाद उसका थल सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर था, वो कैसे प्रतिशोध लेने आया और पराजित हो गया, उसे हमने देखा। और मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, ये सब कथाएं हमने देखी। इतना कुछ पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद मौर्य वंश को आप देखें। सबसे पहले मौर्य वंश में 2 शासक प्रमुख हैं, एक चंद्रगुप्त और एक अशोक, बाकी सब ऊपर। बिंदुसार को पढ़ लेंगे थोड़ा, लेकिन उतने महत्वपूर्ण है नहीं। 2 से प्रश्न बड़ा पूछता है, यही चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य वंश से पूछता है, तो इन्हीं 2 से पूछता है। तो चलते हैं।
इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य आप सब जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसके पुत्र थे? तो सर्वर्थ सिद्धि मौर्य और मूरा मौर्य। सर्वर्थ सिद्धि इनके पिता थे। सर्वर्थ सिद्धि, सर्व अर्थ सिद्धि, सभी अर्थों की सिद्धि करने वाले। सर्वर्थ सिद्धि तो सर्वर्थ सिद्धि मौर्य, मौर्य लगा लीजिएगा ये वाला। और मूरा मौर्य, मूरा इनकी माता थी और सर्वर्थ सिद्धि इनके पिता थे। दोनों में मौर्य लगा लीजिए, ठीक। इनके प्रधानमंत्री जो इनके गुरुजी हैं आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चणकपुत्र चाणक्य। चाणक्य प्रधानमंत्री, ठीक। इसके बाद चाणक्य, इनके जो प्रमुख विवाह थे वो दो। एक तो धनानंद की पुत्री दुर्धरा और एक सैल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया। कल भी पढ़ चुके थे। दुर्धरा और कार्नेलिया लिख लीजिएगा, दुर्धरा और कार्नेलिया। तो कार्नेलिया के विषय में आपने देखा है कल कि सेल्यूकस निकट रहा, पराजित हो गया और कार्नेलिया का विवाह उनके साथ कर दिया। और साथ ही दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जिन हिस्सों को उसने जीता था, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उसको दे दिया। और इसने सुरक्षा के लिए मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में वहाँ पर छोड़ा। उसी मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा इंडिका, जिससे कि नाम आया भारत का इंडिया। तो प्रमुख पुस्तकों में इसे लिख लीजिएगा, इसमें लिखे गए मेगास्थनीज की इंडिका। कल भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार देख ले रहे हैं। मेगास्थनीज की इंडिका, इसमें मौर्य शासनकाल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी चर्चा की गई है इंडिका में। एक जस्टिन का बुक है, जस्टिन की एक यूनानी पुस्तक है, ग्रीक बुक है, यूनानी पुस्तक। इस यूनानी पुस्तक में एक शब्द आया है सेंड्रोकोटस। क्या शब्द आया है? सेंड्रोकोटस। एक नाम है ये किसी का। किसका नाम है? तो विलियम जॉन इसकी पुष्टि करते हैं। हाँ, यही नाम को यहाँ बुला रहे थे। सर विलियम जॉन ही वो थे जिन्होंने कहा था कि संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। तो विलियम जॉन, इन्होंने कहा कि ये सेंड्रोकोटस कोई और नहीं, ये सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। तो सेंड्रोकोटस इज इक्वल टू चंद्रगुप्त, ठीक। तो चंद्रगुप्त का एक नाम ग्रीक भाषा में क्या है? सेंड्रोकोटस है। ये केवल जस्टिन द्वारा ही नहीं कहा गया, ये जस्टिन द्वारा ही नहीं लिखा गया ये नाम, इसकी चर्चा एरियन ने भी की। जस्टिन प्रमुख मानते हैं। तो जस्टिन का हो गया, मेगास्थनीज का इंडिका हो गया। ये प्रमुख पुस्तकें थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, एक ही महत्वपूर्ण अभिलेख जो मिलता है वो है गोरखपुर में मिला हुआ। गोरखपुर में मिलता है वो, गोरखपुर की राप्ती नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे शाहगौर अभिलेख। शाहगौर अभिलेख, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। शाहगौर अभिलेख किससे संबंधित है? किसका है ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य का है शाहगौर अभिलेख। तो शाहगौर अभिलेख में उस समय मौर्य काल में जो अकाल पड़ा था, उस अकाल के समय में किस तरह से प्रजा की सेवा की, किस तरह से सब कुछ नियंत्रण में रखा, उसकी चर्चा की गई है। और इस अभिलेख को पत्थर पर नहीं तांबे पर लिखा गया। ये भी पूछ सकता है शाहगौर अभिलेख को किस पर लिखा गया? पत्थर पर नहीं तांबे पर। अधिकांश अभिलेख सब पत्थर पर लिखवाए जाते थे महाराजा राजा द्वारा, लेकिन
इन्होंने जो लिखवाया वो तांबे पर लिखवाया। हमें लगता है कि तांबे की कमी उस समय नहीं होती होगी, हमारे पर होता होगा ताम्र पर। हालांकि अशोक ने जितने अभिलेख लिखवाए सब वो तो पत्थर पर ही थे, शिलालेख। तो ताम्र पर, तांबे पर इन्होंने लिखवाया, गुदवाया इन अभिलेखों को, सागौर अभिलेख। ठीक, ये हो गया। अब जो है इनका जैन धर्म की ओर झुकाव, हम पहले भी चर्चा किए थे कि जैन धर्म महावीर स्वामी के शिष्य परंपरा में 2 शिष्य भद्रबाहु, स्थूलबाहु या स्थूलभद्र, दोनों के वजह से संप्रदाय हुए, श्वेतांबर और दिगंबर, सब चर्चा पहले कर चुके हैं जैन धर्म जब पढ़ रहे थे। इसमें भद्रबाहु की प्रेरणा से जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा और संन्यास ले लिया 298 ईसा पूर्व में, ये 322 ईसा पूर्व से मौर्य काल शुरू होता है। 322 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व के मध्य में, 322 आप लेकर चलिए, 322 से शुरू होता है मौर्य काल, मौर्य वंश 292 तक चलता है। कब तक चलता है? 292 तक, 292 तक ईसा पूर्व। ठीक, 322 में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने। 322 के बाद 298 में कितना वर्ष हो गया? 24 वर्ष हो गया। 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में भद्रबाहु की प्रेरणा से, भद्रबाहु की प्रेरणा से इन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा, संन्यास ले लिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर संलेखन विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। संलेखन विधि क्या होता है जैन धर्म में चर्चा कर चुके हैं। तो कर्नाटक के ऐसा लिख दे रहा है, कर्नाटक आप लिख लीजिएगा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में इन्होंने संलेखन विधि से अपने प्राणों का त्याग किया। संलेखन विधि, निचवा गुणों को लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। संलेखन विधि, ठीक, संलेखन विधि से अपने प्राणों का त्याग किया 298 ईसा पूर्व में। ठीक, तो ये कहानी रही पूरी चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके बाद आते हैं बिंदुसार, जो दुर्धरा के पुत्र थे। उनकी पत्नी जो दुर्धरा थी उनसे हुए थे, उनके पुत्र बिंदुसार की चर्चा आती है, तो वो हम चर्चा करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। तो बिंदुसार की बात कर ले। बिंदुसार, देखिए इसको मिटा रहे हैं और बिंदुसार पे आ रहे हैं। बिंदुसार, बिंदुसार बिंदुसार जो था दुर्धरा से उत्पन्न हुआ पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। दुर्धरा यहां पर नहीं लिखूंगे, दुर्धरा, और ब्लू मार्कर का यूज करें तो दुर्धरा माथी। ठीक, और इसका नाम एक है अमित्र घात। क्या नाम है? अमित्र घात। माने देखिए, मित्र घात रहता है, मित्र घात माने मित्र से घात करने वाला, माने दोस्त से दगा करने वाला, माने गद्दार। लेकिन अमित्र घात है माने जो मित्र से घात न करे, मित्र के साथ घात न करे, उसके साथ धोखा न करे, उससे दोस्त को दगा न दे। दोस्त के साथ दगा जो न करे वो अमित्र घात है, मित्र के साथ जो घात ना करे। बिंदुसार अमित्र घात था, नाम था। अब वास्तविकता पता ना क्या थी। तो अमित्र घात नाम से प्रसिद्ध था। बड़ा ही अय्यास था, लेकिन बहुत अय्यास था। इसके जायज नाजायज मिला के पूरे 100 पुत्र थे। कितने पुत्र? 100 पुत्र थे। इसमें से 99 को मार के अशोक बना था राजा।
99 को मार के 99 को मार के कौन बना राजा? अशोक। सबको खत्म करने में 4 बरस लग गया था। बिंदुसार 298 में आया। 298 में जब चंद्रगुप्त मौर्य चले गए, संलेखन गृह से प्राण त्याग दिए, तो 298 में आया बिंदुसार ईसा पूर्व। 273 ईसा पूर्व में 25 वर्ष बाद यही चला गया। 273 BC में ये चला गया। लेकिन अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। कब? 269 ईसा पूर्व में। 4 साल लग गया इसको संघर्ष करते करते राजगद्दी के लिए। लेकिन अशोक की चर्चा बाद में करेंगे, पहले तो बिंदुसार को देखें। तो बिंदुसार के समय में सीरिया का एक राजदूत आया था, माने अम्बेसडर, माने आज के समय में भारत में देखें तो आज का IFS ऑफिसर। तो सीरिया नरेश का राजदूत आया। सीरिया नरेश का राजदूत आया। काहे आया? क्या लेकर आया? ये अंजीर लेकर आया था। क्या लेकर आया था? अंजीर लेकर आया था। अंजीर सूखा फल होता है, गोलका बिस्किट के शेप का रहता है, उतना ही छोटा लगभग, बीच में थोड़ा छेद रहता है, मीठा रहता है, पानी में भिगोकर खाया जाता है और उसके बाद उपनियों को भी पी लिया जाता है, उसमें पूरा अर्क आ गया रहता है, मीठा रहता है। अंजीर बड़ा मीठा था। अंजीर मीठा था तो उसके मिठास से इनको याद आ गया बिंदुसार को मीठा शराब। क्या याद आ गया? मीठा शराब। इन्होंने सुना था कि सीरिया में मीठा शराब होता है, बड़ा ही मीठा होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। इन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, अंजीर तो लाए हैं, ठीक है, हमारे लिए अब की बार आइएगा तो मीठा शराब लेकर आइए। मीठा शराब, ठीक। और वहाँ के दार्शनिकों को लेकर आइएगा, अपने यहाँ के दार्शनिकों को। किस लिए? इनको ज्ञानवर्धन की आवश्यकता थी क्या? ना, ये तो अपने ऐशो आराम में एकदम रहते थे, तो इनको क्या ज्ञानवर्धन की आवश्यकता थी? जिस तरह से भाई सिकंदर के गुरु ने, अरस्तु ने कहा था कि दार्शनिकों को ले आना, उनसे वाद विवाद करके ज्ञानवर्धन होगा, उसी तरह इनके भी आचार्यों ने कहा। तो ये कहें कि अपने यहाँ से दार्शनिकों को लेकर आना। लेकिन आप सोचिए, जब सिकंदर जैसा आदमी नहीं लेकर जा पाया दार्शनिकों को, विद्वानों को, आचार्यों को, तो ये बिंदुसार क्या बुलवाएगा? वही बैठले बैठले बुलवा रहा है कि दार्शनिकों को लेकर आओ। अगर खुद भी ज्ञान लेना हो तो मान लेते हैं खुद ही ज्ञान लेना हो, इसे बिंदुसार को खुद भी ज्ञान अगर अर्जन करना होता तो ज्ञानार्जन के लिए गुरु के पास स्वयं जाया जाता है, नहीं कि घर है। आजकल का परंपरा चला है, बहुत नकदे पहले से चला है, होम ट्यूशन का। गलत है, होम ट्यूशन बिल्कुल ही गलत है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। शिक्षा आपको लेनी है, आप गुरु के पास स्वयं जाइए, तब वास्तव में शिक्षा है वो मिलेगी आपको। घरे बुलाकर गुरु जी को पढ़ रहे हैं, ये गलत बात। कहेंगे कि छोटा छोटा बच्चा है तो कैसे भेजें ट्यूशन में? अरे छोटा बच्चा है तो आप घरे खुद पढ़ा सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को तो घरे खुद पढ़ा सकते हैं, क्या ज़रूरत है? थोड़ा बड़ा हो जाए तभी भेजिए। तो होम ट्यूशन सही नहीं है। ये होम ट्यूशन चाह रहे थे बिंदुसार, तो दार्शनिक नहीं है, मीठा शराब आ गया, मीठा शराब आ गया, दार्शनिक नहीं है, ठीक। अच्छा, इनके समय में कश्मीर में बड़े पत्थरबाज हो गए थे। कश्मीर में पत्थरबाज बड़े हो गए थे, और उस समय में भी पत्थरबाज थे, आज ही के समय में खाली नहीं। वैसे तो 370 हटने के बाद अब तो पत्थरबाज बहुत कम हो गए हैं, आतंक भी कम हो गया है थोड़ा, नहीं तो पहले तो बहुत था, अभी भी है। तो इतना प्राचीन समय से पत्थरबाजों का किस्सा चला आ रहा है वहाँ। हालांकि हमेशा से नहीं रहा, उस समय था।
कश्मीर में पत्थरबाज बड़े थे, तो इन पत्थरबाजों से निपटने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, अपने पुत्र सुसीम को भेजा। किसको भेजा? सुसीम को। सुसीम पिटा कर आ गया, सब ढेला मार मार के इसको भगा दिया, ये भाग गया। अब भाग गया तो बारी अशोक की आई, अशोक गया और अशोक सबको पीट दिया, सबको मार दिया, सब खत्म। और श्रीनगर शहर की स्थापना की। तो पूछेगा श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की? सम्राट अशोक ने। श्रीनगर, किस शहर की स्थापना की? श्रीनगर की, ठीक, राजधानी। तो श्रीनगर की स्थापना की अशोक ने। और इसके बाद बिंदुसार, हाँ, बिंदुसार के विषय में आता है कि उन्होंने आजीविक धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? आजीविक धर्म को। आजीविक धर्म कौन सा धर्म है? इसके बारे में तो सुना नहीं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें, इसका मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। बता देते हैं आपको, मस्करी पुत्र ने 484 ईसा पूर्व में इस धर्म की स्थापना की थी। मस्करी पुत्र ने 484 ईसा पूर्व में किस धर्म की स्थापना की? आजीविक धर्म। इसी आजीविक धर्म को अपना लिए कौन? बिंदुसार। आजीविक धर्म को अपनाने वाले बिंदुसार 273 ईसा पूर्व में इनका खेल खत्म। 273 ईसा पूर्व में इनका खेल खत्म। इसके बाद 4 वर्ष लग गए अशोक को संघर्ष करते हुए अपने गद्दी के लिए, और 269 में आए अशोक, सम्राट अशोक। कौन आया? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक की चर्चा हम करेंगे आगे। अब तब तक स्क्रीनशॉट ऐसा एक मिनट। सीरिया नरेश का जो राजदूत था, उस राजदूत का नाम क्या था ये जान लीजिए। राजदूत का नाम डायोमेकस था। क्या नाम था? डायोमेकस। ठीक, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अशोक की हम चर्चा करेंगे। तो अब अशोक को पढ़ें हम, सम्राट अशोक को। इसको मिटा दे रहे हैं। अब सम्राट अशोक की बारी है। ठीक, देखिए अशोक कब आए? 269 ईसा पूर्व में। ठीक, 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होता है इनका। 261 ईसा पूर्व में वो प्रसिद्ध युद्ध कलिंग का, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग माने उड़ीसा। तो कलिंग पर आक्रमण हुआ, बहुत ही रक्तपात हुआ। इतना रक्तपात देखकर अशोक ने कहा कि इस कीमत पर विजय नहीं चाहिए, जिसे सुनने को मिलता है। मन परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया इनका। उन्होंने कहा नहीं, अब शांति चाहिए, हथियार त्याग दिए और शांति की खोज में भटकने लगे। बहुत इनको पश्चाताप हो रहा था, अशांत मन रह रहा था। कलिंग के युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन इनका हो गया। तो मन बड़ा अशांत रह रहा था, क्या करें। इन्हें दिखाई दिया इनका भतीजा, भतीजे का नाम निग्रोध था। निग्रोध
इनका एक भतीजा था जिसका नाम निग्रोथ था। ये बड़ा शांत रहता था, बहुत शांत रहता था, हमेशा एकदम ध्यान में लीन रहता था, एकदम शांत आसन लगा के। पूछा कि शांति का कारण राज क्या है, हम भी इस शांति को चाहते हैं। शांति कारण क्या, बस बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, बौद्ध धर्म के बारे में उपदेश दे दिए, बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, उसमें बताए गए सभी नियमों का पालन करिए, शांति आपको मिल जाएगी। अशोक ने कहा कोनो गुरु जी पता है जो हमको बौद्ध धर्म का शिक्षा देंगे? हाँ, एक हैं, उपगुप्त नाम है। क्या नाम है? उपगुप्त। तो उपगुप्त के पास चले गए अशोक और उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ठीक। और इसके बाद इन्होंने कहा कि अब सत्ता का अगर विस्तार भी करना होगा तो युद्ध से नहीं, हथियार तो हम त्याग ही दिए, अब धम्म के मार्ग से सत्ता का विस्तार करेंगे। धम्म माने धर्म, धार्मिक चेतना ही धम्म कहलाती है बौद्ध धर्म में। तो आज भी आप देखिए कि धर्म के नाम पर कैसे एकजुट हैं कई देश, जैसे इस्लामिक कंट्री, जितने भी इस्लामिक देश हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले, वो इस्लाम धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं, वो एक दूसरे का समर्थन करते हैं हर मुद्दे पर। तो धर्म कई देशों को साथ में जोड़ता है, उनमें कभी युद्ध नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये कई धर्म है ना, धर्म जोड़े रखा है। तो इनके भी मन में आया कि बौद्ध धर्म का अगर प्रचार प्रसार कई देशों तक हम बाहर तक करें, वो देश भी हमसे जुड़ जाएंगे और हम सब मिलकर शांति से रहेंगे। तो सत्ता का विस्तार अब धम्म के मार्ग से होगा। तो इन्होंने क्या किया कि धम्म यात्राएं शुरू कर दी और अपने बेटा बेटी को भी, इनका एक बेटा था, नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। तो महेंद्र को भेज दिया कहाँ? श्रीलंका। साथ में अपनी बेटी संघमित्रा को भी भेज दिया, संघमित्रा को भी भेज दिया कहाँ? श्रीलंका। तो श्रीलंका में भेज दिया, श्रीलंका में भेज दिया, वहाँ पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए। इस तरह से अशोक के समय में बौद्ध धर्म का बहुत विस्तार हुआ। तो और जो तीसरी संगीति हुई थी वो अशोक के समय में ही हुई बौद्ध धर्म की। पहले भी आपको बता चुके हैं बौद्ध धर्म की जब संगीतियों की चर्चा हम कर रहे थे, तो चारों संगीतियों के विषय में हमने आपको बताया। तो अशोक के समय में बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुई थी। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में हुआ। तो महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका चले गए, इन्होंने यात्रा शुरू की, धम्म यात्रा। पहले गए गया, पहले गया गए, फिर लुम्बिनी गए। गया कब गए और लुम्बिनी कब गए? तो ये गया में गए 259 ईसा पूर्व में और 10 साल बाद 249 ईसा पूर्व में ये लुम्बिनी गए। 269 में राज्याभिषेक, 10 साल बाद 259 में ये गया गए, 249 में लुम्बिनी गए धम्म यात्रा करते हुए। क्योंकि गया लुम्बिनी क्यों? क्योंकि गया में उनको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी उनका जन्म स्थान। तो बहुत सारे धम्म यात्राएं की, लेकिन मुख्य ये था गया और लुम्बिनी। तो गया में गए ये 259 ईसा पूर्व, 249 में गए लुम्बिनी, लुम्बिनी। ठीक। ये इनकी धम्म यात्राएं थी, धम्म यात्राएं थी। ठीक। अब जो है अशोक इतने प्रसिद्ध क्यों हुए, इसका सबसे बड़ा कारण इनके द्वारा लिखवाए गए, गुदवाए गए अभिलेख, बड़े अभिलेख गुदवाए, हम रिकॉर्ड तोड़ दिए अभिलेख लिखवाने का। और अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा मिली किससे? तो वही डेरियस प्रथम जो था, प्रथम डेरियसी आक्रांता, 250 साल पहले इनसे था। ये 250 साल पहले आया था, आज भी लोग इसका नाम लेते हैं, कारण अभिलेख लिखवाया था। हम भी अभिलेख लिखवाएंगे, अमर हो जाएंगे।
तो अभिलेख लिखवाने का रिकॉर्डे तोड़ दिए, बहुत अभिलेख लिखवाए, सबको तो नहीं हम चर्चा कर सकते हैं सबकी, लेकिन कुछ की चर्चा हम करेंगे। अच्छा, अभिलेखों को देखिएगा, अभिलेख को पढ़ने की क्या कहते हैं, अभिलेख का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, उसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में एक टर्म आता है एपीग्राफी। एपीग्राफी सब्जेक्ट है, एपीग्राफी। एपीग्राफी इधर लिख देते हैं, एपीग्राफी, ठीक। एपीग्राफी, एपीग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ऑन इंस्क्रिप्शन ऑन अभिलेख। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख को पढ़ने की विद्या को हम क्या कहते हैं? एपीग्राफी कहते हैं। अभिलेखा शास्त्र हिंदी में, हिंदी में अभिलेखा शास्त्र। हिंदी में कितना सुंदर से मैच कर रहा है, अभिलेखा शास्त्र, अभिलेख को पढ़ना, अभिलेख को पढ़ने वाला शास्त्र विषय। अंग्रेजी में एपीग्राफी कहीं से लिंक नहीं है, कहीं से लिंक नहीं है, तो हिंदी में पढ़ने से इसलिए आसानी रहता है, हिंदी में इसलिए पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी में भले आप पढ़िए, अंग्रेजी मीडियम से भले आप हो, लेकिन अंग्रेजी के बाद भी आप हिंदी में पढ़िए चीज़ों को, थोड़ी आपकी समझ बढ़ जाएगी उससे। तो अंग्रेजी में अधिकतर आपको रटना ही पड़ेगा, कितना भी है तो विदेशी भाषा है, उनके यहाँ उन शब्दों का कोई और मतलब होता होगा, आप कुछ और मतलब समझते होंगे। अपनी भावनाओं पर आप, जैसे आप हिंदी में, हिंदी के जिन शब्दों को आप उतने सहजता से समझ सकते हैं, सहजता से, उतनी सहजता से वो नहीं समझ सकते हैं। वो ट्रांसलेटेड फॉर्म देखेंगे तो उल्टा पुल्टा अर्थ निकालेंगे। आज भी अगर अंग्रेजी का गूगल से ट्रांसलेशन होता है, देखते हैं कितना उल्टा पुल्टा अर्थ निकलता है। तो हिंदी में पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी रटू तोता बना देता है, एकदम रटू तोता बना देता है। ये नहीं करेंगे अंग्रेजी पढ़िए नहीं, अंग्रेजी भी पढ़िए, लेकिन हिंदी के बिना नहीं, हिंदी भी चाहिए। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस एपीग्राफी है। अच्छा, एक और टर्म हमारे दिमाग में आ रहा है, आपने सुना बहुत कम होगा, ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की जो है एक ऐसे सामाजिक संगठन का स्वरूप है जिसमें जो राजनीतिक शक्ति होती है वो धनवान अभिजात्य वर्गों के हाथ में होती है। जो धनवान वर्ग होता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, उसके पास राजनीतिक शक्ति होती है, वो शासन करता है। ऐसा जो फॉर्म हो गवर्नमेंट का, उसे कहते हैं ओलिगार्की। और डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र, प्रजातंत्र, प्रजा के पास शक्ति। अच्छा, एक बात आपको बताएं, सबसे पहला दुनिया को लोकतंत्र देने वाला भारत ही था। भारत का जो वैशाली है, वज्जी में गणराज्य होते थे, गणों का, संघों का शासन होता था, ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे। तो इन्होंने पहली डेमोक्रेसी दी, वज्जी वैशाली के लोगों ने। भारत ने पहला डेमोक्रेसी दिया, अंग्रेजों ने नहीं। पहला डेमोक्रेसी भारत से आया। चलिए, ये सब तो बातें हो गई। जो अभिलेख की बात कर रहे थे, तो अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख थे, अच्छा अभिलेख लिखने की प्रेरणा बता दी है, डेवियस प्रथम से मिली। जो सर्वाधिक अभिलेख थे उसमें इनका नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी। क्या नाम था सर्वाधिक अभिलेखों में? देवनाम प्रियदर्शी। सर्वाधिक अभिलेख में इनका नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी। फिर से अंग्रेजी का करिश्मा इधर दिखा रहे हैं आपको। इसको अंग्रेजी में सब बोलता है देवनाम प्रियदर्शी, लिखा हुआ रहता है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का कौन मतलब होता है भाई? प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय हो। देवनाम प्रियदर्शी, ठीक। देवताओं के प्रिय थे, देवनाम प्रियदर्शी। नामा लिख दिए आपने, अच्छा प्रिय इसमें था, देवनाम प्रियदर्शी। अंग्रेजी में लिखा रहता है देवनाम प्रियदर्शी। क्या लिखा रहता है? देवनाम प्रियदर्शी। इसका ट्रांसलेशन भी हिंदी में जो करता है तो वैसे ही लिखता है देवनाम प्रियदर्शी, हिंदी में भी, लेकिन वास्तविक है देवनाम प्रियदर्शी। इसको पढ़िए। सर्वाधिक अभिलेखों में, अच्छा सर्वाधिक अभिलेख इनके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे।
ब्राह्मी। ब्राह्मी को सबसे पहले पढ़ा किसने? 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में, माने इसे 2000 साल बाद पढ़ा। नाम था 2100 साल बाद हो गया ना, 250, हाँ 2100 साल बाद 1838 अंग्रेजों के ज़माने में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और उनके सामने ये नाम आया, देवनाम प्रियदर्शी। ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि क्या है? नाम लिख सकते हैं जेम्स प्रिंसेप। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, जेम्स प्रिंसेप का नाम याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। एनसीईआरटी में एक टॉपिक भी दिया है, प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी। प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी 12th के एनसीईआरटी में इंग्लिश में फॉर्मेट में प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी लिख है। मतलब प्रियदर्शी इनका जो नाम था प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी, और प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप एक हेडिंग दिया हुआ है। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले पढ़ा 1829 में। 1829 में खरोष्ठी लिपि में क्या है कि उसको दाएं से बाएं लिखा जाता है, ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है, यही है अंतर। तो ये हो गया। सर्वाधिक अभिलेख में नाम देवनाम प्रियदर्शी। अशोक नाम किस अभिलेख में थे? तो गुर्जरा और मास्की नाम का जो अभिलेख है, गुर्जरा और मास्की, गुर्जरा और मास्की, इन दोनों अभिलेखों में इनका नाम क्या है? अशोक है। अच्छा, तो सम्राट अशोक कहाँ कहा गया है? सम्राट अशोक का नाम सामने आता है भभरू अभिलेख में। पूछेगा किस अभिलेख में सम्राट अशोक कहा गया अशोक को? तो भभरू अभिलेख। इन सब अभिलेखों को ध्यान से पढ़िएगा। भभरू अभिलेख, गुर्जरा, मास्की, और सर्वाधिक अभिलेखों में क्या नाम था? देवनाम प्रियदर्शी, जेम्स प्रिंसेप, सब पढ़िएगा बढ़िया से, याद कर लीजिएगा सबको। भभरू अभिलेख में सम्राट अशोक, ठीक, सम्राट अशोक। तो ये हो गया। अब जो है और कुछ इनके महत्वपूर्ण अभिलेख आप देख लीजिए। नेपाल में एक अभिलेख है रूमनदेही अभिलेख, इधर लिखते हैं रूमनदेही अभिलेख। रूमनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। कहाँ है? नेपाल में है, नेपाल में है, ठीक। 3 अभिलेख हैं चंपारण में। चंपारण में 3 अभिलेख हैं। एक है रामपुरवा, एक है लौरिया नंदनगढ़ और एक है लौरिया अरेराज। तीनों कहाँ हैं? चंपारण में। तो रामपुरवा है और लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज। ये तीनों कहाँ हैं? चंपारण में हैं, बिहार का चंपारण। तो चंपारण में चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला मूवमेंट गांधी जी का। तो चंपारण में ये तीनों अभिलेख मिले हैं। इसके अलावा एक और अभिलेख है अफगानिस्तान में, सरेयकूना, सरेयकूना अभिलेख, सरेयकूना, सरेयकूना अभिलेख जो है ये अफगानिस्तान में। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख इनके थे, ठीक। अशोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है एंशिएंट हिस्ट्री में। अच्छा, इसके अलावा इनके स्तंभ लेख, जो स्तंभ खंभा बनवा के उस पर अभिलेख बुलवाए थे, 14 इनके स्तंभ लेख मिलते हैं। 14 को आपको पढ़ना है, जानना है क्या किसमें क्या था। ऊपर ओवरव्यू आपको दे देंगे। कहीं से मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि कौन से सही सुमेलित हैं। इधर स्तंभ लेख लिख देगा, पहला स्तंभ लेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा स्तंभ लेख, और उधर लिख देगा इसमें क्या क्या मिला है, इस तरह किस किस बात की चर्चा है। तो 14वां स्तंभ लेख को हम पढ़ेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अशोक के उन 14 स्तंभ लेखों को बढ़िया से। अच्छा, बता दें कि 14 में 4 को जो है वो महत्वपूर्ण उतना नहीं है। कौन कौन सा? तो 6वां है, 9वां है, 10वां है और 11वां है। फिर भी हम अब 4 को बचा, और छोटी छोटी बातें हैं इसमें, बस एक लाइन का बात है, तो उसकी चर्चा फिर भी हम कर देंगे। 10 को जहाँ
और जिक्र करेंगे 10 गो का, तो 4 गो कहाँ छोड़ेंगे। जब 10 गो का जिक्र करेंगे तो 4 गो कहाँ छोड़ेंगे, वो भी देख लेंगे। देखिए तो 14 स्तंभ लेख, 14 स्तंभ लेखों को देखेंगे। जो बोल रहे हैं वही लिखा जा रहा है, लिखने के समय में पूरा ध्यान लिखावट पर होना चाहिए। 14 स्तंभ लेखों की बात करें हम, पहला जो स्तंभ लेख था उसमें क्या कहा गया। पहले में चर्चा है अहिंसा की, हिंसा मत करो, और खासकर किसके प्रति, तो पशुओं के प्रति, जानवरों को न मारो, ये बात कही गई है पहले स्तंभ लेख में। दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरे में मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की भी चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है, और साथ में दक्षिण भारत के 3 राज्यों का भी वर्णन है। देखिएगा, पहले तो पशु चिकित्सा, मनुष्यों की भी चिकित्सा, साथ में पशु की भी चिकित्सा। तो जब पशु चिकित्सा सुनते हैं तो ये महत्वपूर्ण लगता है कि नहीं। आदमी की चिकित्सा भाई वो तो जनरल बात हो गई, साधारण बात हो गई, लेकिन ये थोड़ी खास बात है। आज भी भारत में हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय हैं ही भाई। तो पशु चिकित्सा, और साथ में 3 दक्षिण भारत के 3 राज्यों का जिक्र है। वो 3 कौन से हैं, दक्षिण भारत के 3 राज्य कौन से, जिनका जिक्र है। एक है केरल पुत्र, सतीय पुत्र या सतपुरीय पुत्र भी कहा जाता है। सतपुरा पहाड़ी पर्वत श्रृंखला के पास का जो क्षेत्र था, सतीय पुत्र। और तीसरा है चेर। ध्यान देने वाली बात यह है कि चोल का जिक्र इसमें नहीं है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कि चोल पर मौर्य वंश का अधिकार न हो, मौर्य काल में चोल अखंड भारत का हिस्सा न हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि अखंड भारत तो बहुत फैला था, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना का भी कुछ हिस्सा सब अखंड भारत में था। अखंड भारत में 5 बड़े बड़े प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए गए थे, प्रांतीय केंद्र बनाए गए थे, बड़े बड़े राज्य। कौन कौन से, इसको भी नोट कर लीजिएगा, पूछे ही इधर लिख देते हैं किनारे। कौन कौन, तो तक्षशिला था, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखो तक्षशिला, अंग्रेजी में लिखता है तक्षशिला, लगता है एक्स लिखता है, तक्षशिला, ठीक। तक्षशिला हो गया। उज्जैनी है। तीसरा है, दिख रहा है ना, हाँ, उज्जैनी है। तीसरा है आपका सुवर्णगिरी। तीसरा सुवर्णगिरी, हाँ दिख रहा है। चौथा कौन है बाबू, चौथा 1 मिनट रुकिए देख लें, मुझे याद नहीं आ रहा है। सुवर्णगिरी के अलावे, हाँ तोसाली है। तोसाली है और मगध है। ये 5 प्रोविंशियल सेंटर्स हैं।
अब बड़े बड़े राज्य मान सकते हैं, कई महाजनपदों को मिलाकर एक राज्य, महाराज्य। तो ये प्रोविंशियल सेंटर्स थे, 5 खंडों में बांटा गया था, डिवीजन में भारत को। अखंड भारत हमारा। खैर हम यहाँ पर आए, देखें चेर केरल पुत्र रसतीय पुत्र का जिक्र है, चोल का जिक्र नहीं है। अनुमान लगाया गया कि चोल कहीं उस समय इनके शासन में नहीं था। तीसरे में क्या है? तीसरे में 3 बातें हैं। तीसरे स्तंभ लेख में 3 बातें हैं। पहला, ब्राह्मण को मत मारो, उनके प्रति आदर का भाव रखो, उनका तिरस्कार अनादर अपमान न करो, और ब्राह्मण बड़े से बड़ा पाप भी क्यों न कर ले, लेकिन वो दंड उसे राजा दे सकता है, लेकिन उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण अबध्य है। ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उतना बड़ा रावण उतना पाप किया उसने, फिर भी राम जी ने जब उसको मारा तो उन्हें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और उसका प्रायश्चित भी उन्हें करना पड़ा अश्वमेध यज्ञ करके। तो जब राम जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तो हम तो फिर इंसान हैं। और अशोक जानते भी थे ब्राह्मण के अपमान का परिणाम, क्योंकि उन्हीं के आचार्य चाणक्य, अशोक के समय में भी आचार्य चाणक्य थे, बड़े लंबे समय तक थे। तो आचार्य चाणक्य, हालांकि उनके प्रभाव में अशोक उतने ज़्यादा नहीं थे, बचपन में थे, और बड़े होकर उनके प्रभाव में उतने ज़्यादा नहीं थे वो। तो चाणक्य को अपमानित किया धनानंद ने, और किस तरह नंद वंश का संहार हो गया, ये बात तो अशोक जानते ही थे। तो इसलिए सबको सिखाया कि भाई ना ब्राह्मण का अनादर मत करना। तो ब्राह्मण, दूसरी बात, तो पहले तो ब्राह्मण का अनादर मत करो, पहले तो ब्राह्मण का अनादर मत करो, ठीक। दूसरी बात, धम्म नीति का प्रचार प्रसार, धम्म नीति का प्रचार प्रसार, ठीक। तो धम्म नीति का प्रचार प्रसार इधर लिख दें, धम्म नीति का प्रचार प्रसार। और तीसरी बात है, तीसरे में 3 अधिकारियों का जिक्र है। तीसरे में 3 अधिकारियों का जिक्र है, 3 अधिकारियों का जिक्र है। देखिएगा कितना बढ़िया ये योग बन रहा है। ये तीसरा स्तंभ लेख, इसमें 3 बातों का जिक्र, और उसमें जो तीसरी बात है उसमें भी 3 अधिकारियों का जिक्र। 3 3 3, तीसरा स्तंभ लेख, 3 बातों पर चर्चा की गई है, मुख्य बातों पर 3 3, और उसमें जो तीसरा है उस तीसरे का भी 3 3 3 3, तीनों मिलाकर बन गया 333। 333 कितना सुंदर संयोग है। खैर 3 अधिकारी कौन कौन से हैं? राजयुक्त, युक्तक और प्रदेशक। इनका जिक्र है, राजयुक्त, युक्तक और प्रदेशक। प्रदेशक, ठीक। सबसे बड़ा अधिकारी इसमें है राजयुक्त, सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी, ऐसे ही सिंबल दे रहे हैं, समझ जाइए, सबसे बड़ा है, ठीक, राजयुक्त। तो ये तीसरा स्तंभ लेख हो गया। चौथे स्तंभ लेख की चर्चा करें। चौथे स्तंभ लेख में क्या है बाबू? चौथे स्तंभ लेख में भैरी घोष की जगह पर धम्म घोष, भैरी घोष की जगह पर धम्म घोष। के स्थान पे धम्म घोष। ये भैरी घोष के स्थान पे धम्म घोष, ये क्या है? भैरी घोष क्या है, धम्म घोष क्या है? ये घोष मतलब तो समझ रहे हैं, नाद, आवाज, जोर की आवाज, नाद। भैरी माने युद्ध होता है, धम्म माने धर्म, धार्मिक चेतना धम्म है। तो भैरी माने युद्ध, अब युद्ध नाद नहीं होगा, रण नहीं होगा, और धर्म का प्रचार प्रसार होगा, धार्मिक चेतना का प्रादुर्भाव होगा। ये बात चौथे स्तंभ लेख में कहा गया है। जैसे रश्मि रथी की कविता में पंक्ति है ना, एक
कहते हैं हम कि याचना नहीं अब रण होगा। ये कहते हैं न याचना होगा न रण होगा, केवल धम्म घोष होगा। हाँ, तो रण नहीं, भैरी घोष नहीं, धम्म घोष होगा। चौथे में, पांचवें में धम्म महामात्य की नियुक्ति। धम्म महामात्य, धम्म महामात्य क्या है? कल भी बता चुके थे, महा और अमात्य मिलकर महामात्य बना, दीर्घ संधि से अकहवर्ण्य से दीर्घ सूत्र से, माने महा अमात्य, अमात्य माने मंत्री, माने महामंत्री, और धम्म महामंत्री, धम्म जुड़ गया तो धम्म महामंत्री, धम्म के लिए एक महामंत्री की नियुक्ति हुई, तो धम्म महामंत्री पांचवें में। ठीक, छठवें में क्या है? छठवां उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर सुन लीजिए सभी। छठवें में क्या है? छठवें में हाँ, तो प्रजा की स्थिति क्या है, उसका हाल चाल क्या है, प्रजा कैसे रह रही है, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है, इन सब बातों की सूचना लेने का जो राजा का कर्तव्य है, इसके बारे में चर्चा की गई है छठवें स्तंभ लेख में। प्रजा की सूचना। ठीक, सातवें स्तंभ लेख में क्या है? सभी धर्मों के बीच, सातवां उतना महत्वपूर्ण नहीं लेकिन है महत्वपूर्ण, थोड़ा सा है। सभी धर्मों के बीच में समन्वय, सभी एक साथ रहिए, भाईचारे की भावना से रहिए। तो धर्मों के बीच समन्वय, धर्मों के बीच, सभी लिख दे रहे हैं, सभी धर्मों के बीच समन्वय, एक साथ सभी भाईचारे की भावना से रहिए, लड़ाई झगड़ा आपस में मत करिए। ये सब बातें सातवें स्तंभ लेख में मिलती हैं। आठवें में क्या है? तो आठवें में अशोक की धम्म यात्रा की चर्चा है। अशोक जो धम्म यात्रा अशोक ने किया, पहले बता चुके हैं, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गए, 20वें वर्ष लुम्बिनी गए। तो इसमें बोध गया की जो इनकी यात्रा थी, धम्म यात्रा, उसकी चर्चा है। धम्म यात्रा, धम्म यात्रा का जिक्र है। बोध गया गए, बोधि वृक्ष की भी चर्चा इसमें है। तो बोध गया वर्ष लिखते रहे। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, 1969 में राज्याभिषेक, 1959 में गया गया, 1949 में 20वें वर्ष लुम्बिनी का। धम्म यात्रा की चर्चा है आठवें में। ठीक, नौवें अभिलेख में क्या है? नौवां 10वां 11वां उतना महत्वपूर्ण है नहीं, और सुनिए, नौवां में जो नेम और फेम लेने का जो डिजायर होता है, जो नाम और ख्याति प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती हैं, उसकी निंदा की गई है 9वें स्तंभ लेख में। और धम्म के प्रचार प्रसार की चर्चा भी इस 9वें स्तंभ लेख में मिलती है। आप धम्म के मार्ग पर चलिए, नाम और ख्याति के पीछे मत पड़िए, बस अपना कर्म करते रहिए। इस सब की चर्चा 9वें स्तंभ लेख में मिलती है। तो नाम, ख्याति, ये सब के पीछे नहीं, धम्म के मार्ग पर चलिए। ठीक, 10वां में क्या है? 10वें स्तंभ लेख में क्या मिलता है? अच्छा, एक मिनट, ये नाम ख्याति के पीछे ना पड़िए, धम्म के मार्ग पर चलिए, ये बात 9वें में नहीं 10वें में कहा गया है, उल्टा हो गया। तो यहाँ पर 10वां लिख देते हैं, 10वां लिख देते हैं, और यहाँ पर 9वां लिख देते हैं। ठीक, 9वां बीच में से इधर 9वां। तो 9वें में क्या है? 9वें में जो भी समारोह हुए, बौद्ध धर्म के बड़े बड़े प्रमुख समारोह हुए, उनकी चर्चा है। धार्मिक समारोहों की चर्चा है, धार्मिक समारोहों की चर्चा है। ठीक, 10वें स्तंभ लेख में आपने देख ही लिया। 11वें स्तंभ लेख में क्या है सर? 11वें स्तंभ लेख में
धर्म की व्याख्या की गई है। धम्म को पूरा इलेबोरेट किया गया है। धम्म की व्याख्या 11वें में की गई है। धम्म की व्याख्या, ठीक, इधर जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं 12वें में स्त्री महामात्य की चर्चा है। महामात्य जानेंगे, महामंत्री, स्त्री महामंत्री, महिला महामंत्री, म 3 गो महिला महामंत्री, महामात्य। तो स्त्री महामात्य की चर्चा 12वें में, और इसके साथ साथ जो 7वें में चर्चा की गई सभी धर्मों के बीच समन्वय, ये भी बात 12वें में कही गई है। 12वें में भी ये बात कही गई है, स्त्री महामात्य की भी चर्चा है, ठीक। 13वें में क्या है? 13वें में कलिंग विजय की बात है। कलिंग विजय, कलिंग पर कैसे विजय प्राप्त किया, सब कलिंग की सब पूरी व्याख्या, हृदय परिवर्तन हुआ, ये सब बातें 13वें में। 14वां में माफी मांगे हैं कि कोनो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, उसके लिए क्षमा। जैसे भाषण देते हैं तो नहीं कहते हैं लास्ट में कुछ गलत बोल गए होंगे तो त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं, तो उसी तरह क्षमा मांगे हैं। और साथ में सबको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए हैं। माफी और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रजा को प्रेरित किए हैं। ये सब 14 स्तंभ लेखों में ये सब बातें हैं। इतना जान लिए, अशोक का खेला खत्म। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, अशोक के बाद जो अंतिम शासक, मतलब 246 ईसा पूर्व में अशोक चले गए। 246 ईसा पूर्व तक राजा रहे। 246 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक अशोक शासक रहे। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी सब रहे। उतने महत्वपूर्ण शासक कोई है नहीं। 14 वर्ष में बहुत शासक बदले। 232 तक मौर्य वंश चला है। 232 में जो 10वें शासक थे मौर्य वंश के, वो थे बृहद्रथ। ठीक था, उसके लिए बहुत अयास था, पहले ही बता चुके थे। जैसे वो नागदशक नहीं था, वैसे ही बृहद्रथ में था। बृहद्रथ वंश के संस्थापक वो बृहद्रथ सम्राट जरासंध के पिता दूसरे थे, अलग थे। उनका नाम ही खराब कर दिया बृहद्रथ। हमेशा एकदम डूबा रहता था, मौज मस्ती में, यश बहुत था, ऐशो आराम में रहता था। सेना एकदम कमज़ोर पड़ गई थी, सेना के लिए बजटें नहीं देता था। फाइनेंस मिनिस्टर इसका वैसा ही था, बजट नहीं देता था सेना के लिए। सेना का बस बढ़िया हथियार नहीं था। प्रजा दुखित थी, अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। पुष्यमित्र शुंग को ये सब सहा नहीं जा रहा था, जो इसके प्रधान सेनापति थे पंडित पुष्यमित्र शुंग। उसी समय विदेशी आक्रांता आने लगे। सेना लेकर जाते थे पुष्यमित्र शुंग उनको भगाने के लिए, तो ये बुलवा लेता था, नहीं युद्ध नहीं चाहिए, आओ धम्म के मार्ग पर चलो, युद्ध नहीं चाहिए, आओ। पुष्यमित्र शुंग खिसिया जाते थे, उनसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हमेशा सेना का अपमान करते रहता था। एक दिन ऐसे ही सेना का अपमान किया परेड में। परेड के लिए बुलवाए थे पुष्यमित्र शुंग, परेड हो रहा था। इन सैनिकों के लिए तुम बजट मांग रहे हो, फाइनेंस मिनिस्टर को परेशान कर रहे हो। इनके हाथ में तलवार, इससे अच्छा तो इनके हाथ में धम्म होता। धम्म घोष करते हैं। खिसिया गए, इतना गुस्सा है कि केवल तलवार निकालें, पूरे सेना के बीच ही उनका गला काट दिए। ठीक, गला काट दिए। और जाकर मंत्रिपरिषद में बोल दिए कि हमने महाराज का वध कर दिया है, इसके लिए मंत्रिपरिषद हमें दंडित करे। मंत्रिपरिषद ने कहा नहीं, आप हमारे अब से शासक होंगे। इन्होंने कहा नहीं, हम ब्राह्मण हैं, आप कहते हैं तो राज्य का कार्यभार संभाल लेंगे, लेकिन अपने आप को राजा नहीं मानेंगे, कभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, राजसी वस्त्र नहीं पहनेंगे, हमेशा वही अपने वेशभूषा में, जो पंडित की एक वेशभूषा होती है, उसी में रहें, और राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठें। अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, पर सब प्रजा इनको राजा मानती थी, सभी प्रसन्न थी। सब को भगा दिए, डेमेत्रियस को भगा दिए, मिनांडर को भगा दिए,
जो इंडो ग्रीक शब्द था, आक्रमण करने आया था। इसकी चर्चा करेंगे। शुंग वंश की स्थापना इन्होंने की। शुंग वंश की चर्चा हम करेंगे, तब तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अशोक को हमने पढ़ लिया और लगभग मौर्यंस को ही पूरा पढ़ लिया। मौर्यन पीरियड को हमने पूरा कवर कर लिया है, क्योंकि बता दिया है आपको कि बृहद्रथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, अंतिम शासक। तो मौर्यन पीरियड तो समाप्त हो गया। पोस्ट मौर्यन पीरियड देखेंगे, मौर्योत्तर काल। शुंग वंश से शुरुआत करेंगे हम। इसको मिटा दें। पंडित पुष्यमित्र शुंग का आगमन होने वाला है। प्रथम ब्राह्मण शासक प्राचीन भारत के। वैदिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता को जिन्होंने जीवित रखा, नहीं तो वैदिक संस्कृति अब अपने पतन की ओर थी। वैदिक संस्कृति को इन्होंने बचाया, सनातन को इन्होंने बचाया, सनातन की सुरक्षा की। शुंग वंश, शुंग वंश तो शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई तो हम आपको बता चुके हैं पहले। पंडित पुष्यमित्र शुंग उन्होंने वैदिक संस्कृति को बचाया। इन्हें बौद्धों का विरोधी कहा जाता है। कहा जाता है कि बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को उन्होंने तोड़वाया, बहुत बौद्धों पर इन्होंने अत्याचार किया, ऐसा कहा जाता है। पुख्ता प्रमाण मिलते नहीं हैं इसके, लेकिन कहा जाता है। हाँ, ये है कि वैदिक सभ्यता को बहुत आगे तक इन्होंने बढ़ाया और इन्होंने अपने कालखंड में, अपने राजकाल में, शासनकाल में दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञ 2 करवाए इन्होंने। और इन अश्वमेध यज्ञ को करने वाले पातंजलि थे, वही योग शास्त्र लिखने वाले पातंजलि। ये आचार्य थे इस अश्वमेध यज्ञ में, पुरोहित थे। तो कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए इन्होंने। विदेशी आक्रांता डेमेट्रियस और मिनांडर को भगा दिया। डेमेट्रियस, अंग्रेजी भी थोड़ा लिखा जाए, और मिनांडर, अब हिंदी थोड़ा लिखा जाए, थोड़ा का पूरा हम हिंदी लिखते हैं। मिनांडर, अच्छा, मिनांडर को हमारे यहाँ मिलिंद कहा गया है। मिलिंद कहा गया, क्या कहा गया है? मिलिंद कहा गया है। जब मिनांडर को भगा दिया, मिनांडर को जब भगा दिया तो ये भाग कर लुकाने का जगह ही खोजने लगा, कहाँ लुकाएं। तो इसको आश्रय दिया नागसेन ने। किसने आश्रय दिया? नागसेन ने। बहुत समय तक नागसेन के साथ ये रहा और नागसेन ने इसी पर एक किताब लिख दिया, इसी के साथ अपनी मित्रता पर किताब लिख दिया, मिलिंद पन्हो। क्या किताब का नाम था? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। इसी मिलिंद पन्हो से मिनांडर के बारे में पता चलता है। प्रश्न पूछ देगा, मिलिंद पन्हो किसने लिखा था? नागसेन। किसके विषय में है? मिनांडर के विषय में है मिलिंद पन्हो, ठीक। तो इन्होंने इसे भगा दिया, ये सब चले गए। शुंग वंश आगे बढ़ा। 200 वर्षों तक कहा जाता है ये था शुंग वंश। 200 वर्षों तक था। इसमें प्रजा बहुत सुखी थी पूरी प्रजा। सभी पुष्यमित्र शुंग का बड़ा आदर करते थे, सम्मान करते थे, बौद्धों को छोड़कर। धीरे धीरे वो भी आदर करने लगे जब देखा कि राज्य की इतनी प्रगति हो रही है। अब कोई विदेशी आक्रांता आंख उठाकर देखने वाला इधर नहीं था। इसके जो अंतिम शासक थे देवभूति, इनका वध कर दिया वासुदेव ने वध किया और कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश
अब आ गया कण्व वंश। कण्व वंश 52 वर्षों तक रहा, 52 वर्षों तक रहा। ये भी ब्राह्मण वंश, शुंग वंश भी ब्राह्मण वंश, इसका कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश। इसके बाद जो आता है सातवाहन वंश, वो भी ब्राह्मण वंश। हालांकि सातवाहन जो है, ऐसे तो कहा जाता है कि प्रथम सदी में, क्योंकि इसका थोड़ा उदय जो था वो प्रथम सदी में ही होना शुरू हुआ, प्रथम द्वितीय सदी में। लेकिन ये था इसी समय से, शुंग वंश के एक समय से दक्षिण भारत में। उतना नाम इसका नहीं था। इसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किया, जो सबसे परम योग्य शासक इस समय। तो सातवाहन के संस्थापक थे सीमूकवाहन, ठीक। इसके परम योग्य शासक जीपीएस, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये आए 106 एडी में, 106 एडी में, 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक ये थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। ये इस समय सत्ता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। जब सब राजाओं को हरा कर आए थे, शक शासक नहपान को हरा दिया इन्होंने। जब भारत विजय करके आए तो यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ। कहा गया अग्र पूजा का अधिकारी किसे बनाई? इन्होंने कहा अपनी माता को। तो माता को कहा इन्होंने, तो ब्राह्मणों ने विरोध किया कि ये तो विधवा है, महिला है, इनको अग्र पूजा का अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। सतकर्णी भड़क गए, पूरा भड़क गए। बढ़िया समझा दिए उन लोग को। कहा कि माता प्रथम गुरु होती है, गुरु अग्र पूजा का अधिकारी नहीं होगा तो कौन होगा? प्रथम गुरु। और अग्र पूजा की सबसे पहले पूजा की अपनी माता की, और कहा कि आज से मुझे लोग अब मेरी माता के नाम से जानेंगे, और मेरे आने वाले मेरे वंश में जितने भी उत्तराधिकारी होंगे हमारे, उन सबके नाम के आगे उनकी माता का ही नाम होगा। तो इन्होंने कि गौतमी के पुत्र थे, तो इनका नाम पड़ गया गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी का नाम क्या पड़ गया? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी इनकी माता थी। तो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, पितृ सत्तात्मक नहीं। और इस समय जमीन जो थी वो उपजाऊ थी। मौर्य वंश के समय में भी जमीन उपजाऊ थी। अच्छा, मौर्य वंश उतने शिखर पर पहुंचा, उतना बढ़िया उसका दबदबा था। कारण क्या था मगध साम्राज्य का? पूरा मगध साम्राज्य केंद्र बना अखंड भारत का। कारण क्या था कि एक तो बढ़िया जंगल था, लकड़ी क्या कहते हैं, लोहा वहाँ पर था, हाथी थे, और नदियों, गंगा और गंगा की उपनदियों के कारण आवागमन सस्ता था। नदी के रास्ते लोग आ जाते थे। अब घुमरिया के जौन आते तो उतना टाइम लगता, सीधे नदी के रास्ते आ जाते थे। तो आवागमन भी सस्ता था। तो ये सब कारण कुछ थे जिसके चलते मगध इतने उच्चतम शिखर तक पहुंचा। आज तो हाल बेहाल है बिहार का। झारखंड अलग नहीं हुआ रहता तो उतना दिक्कत नहीं हुआ रहता। अधिकतर जितने रिसोर्सेज संसाधन थे वो सब झारखंड में ही चले गए अधिकतर। तो खैर, इस समय जमीन उपजाऊ हुआ करती थी, और ब्राह्मणों को भूमि दान देने का की परंपरा इस समय चली। भूदेव को भूमि दान, भू माने धरती, और ब्राह्मण को धरती का देवता कहा जाता है भूदेव। तो भूदेव को भूमि दान, दिया गया। भूमि दान, ठीक। सामंती व्यवस्था इस समय चली। सामंती माने, और उतनी सामंती व्यवस्था नहीं चली थी, उतनी ज़्यादा नहीं। गुप्त काल में बहुत अपने शिखर पर थी। सामंती माने आप किसी से मजदूरी कराओ, काम कराओ, उसको पैसा ना दो, पैसा के बदले में ज़मीन दे दो। तो ये अभी थोड़ी शुरुआत इसकी हुई थी इस समय, उतना नहीं था। इस समय सिक्का चलता था, शीशे का सिक्का। शीशे का सिक्का पूछेगा किसके समय चला?
तो सातवाहन के समय में देखिए शीशे का सिक्का, सातवाहन के समय शीशे का सिक्का, स तो शीशे का सिक्का। चला ठीक। अच्छा आगे यही सब बातें हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी परम योग्य शासक, मात्र सत्तात्मक सत्ता, जमीन उपजाऊ, भूदेव को भूमिदान, सामंती व्यवस्था, शीशे का सिक्का चला। इतनी सब बातें सातवाहन वंश के समय विषय में आप याद रखिएगा। हाँ, इन्होंने नाहपान, शक शासक नाहपान को हराया था। शक शासक नाहपान को हराया था। शक शासक, शक ये विदेशी थे, शक शासक नाहपान को हराया था और हराकर इनके भांजों को वो राज्य दे दिया, छत्रक बना के। भाई हमारे गवर्नर हो, गवर्नर छत्रक बने, गवर्नर अपना अपॉइंट कर दिए कि तुम देखो हमें नहीं, मतलब जैसे राम जी नहीं रावण को मार के विभीषण जी को ही राजा बना दिया, वो राज्य नहीं दिए, उसी तरह ही पूरे भारत को इन्होंने जीता था सतकर्णी ने। लेकिन कोई किसी भी राज्य प्रशासन नहीं, सबको जो वहाँ के उत्तराधिकारी होते थे उनको जो भी योग्य लगता था उनको कहते थे कि तुम देखो, तुम संभालो। हाँ, लेकिन सबको जीत कर इन्होंने पूरे भारत को एक करने का काम किया। और डेमेट्रियस जो भाग गया था पुष्यमित्र शुंग से लड़ने के बाद, पुष्यमित्र शुंग ने जिन्हें भगा दिया था वो वापस आया नाहपान के मृत्यु के बाद। नाहपान मित्र था तो गुस्सा गया वो डेमेट्रियस कि नाहपान को मार दिया हमारे मित्र को, तो वापस आया तो उसको भी इन्होंने मार दिया, नाहपान को भी, डेमेट्रियस को भी पराजित कर दिया इन्होंने। तो नाहपान के साथ साथ डेमेट्रियस, इसके हालांकि उतने ज़्यादा प्रमाण मिलते नहीं हैं डेमेट्रियस को, इन्होंने डेमेट्रियस को मारा था, लेकिन कुछ कहीं कहीं ऐसा सुनने को मिलता है डेमेट्रियस। ठीक, ड नहीं होता, ड होता है डेमेट्रियस। अंग्रेजिया में डी उस तरह लिखा जाता है तो लगता है कि ड है, पर डेमेट्रियस को भी इन्होंने पराजित किया था। एक गौतमी पुत्र सतकर्णी पर फिल्म है साउथ में, गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसमें रोल किए हैं बालाकृष्ण नंदामूरी रेड्डी। फिल्म देख लीजिएगा, परीक्षा बीतने के बाद वो सतकर्णी के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। बहुत महान शासक थे। हालांकि फिल्म में तो बढ़ा चढ़ा के दिखाता ही है, लेकिन फिर भी सत्यता है। आगे देखा जाए, ये हो गया, सातवाहन हो गया, अब कुछ बचा नहीं इसमें। आगे देखिए जो विदेशी आक्रांता थे, अच्छा इधर ये लिख देते हैं जगह, तो ये चार विदेशी आक्रांताओं का जिक्र है। आई एस टिक्के से हम इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई से इंडो ग्रीक, अच्छा लिखता नहीं, हम आपको बता देते हैं। इंडो ग्रीक, स से शक, इसका शासक नाहपान था। पी से पहलव और के से कुषाण, इनमें महत्वपूर्ण कुषाण है, कुषाण को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंडो ग्रीक अपने साथ ज्योतिष को लेकर आए, गणित को लेकर आए, इन चीज़ों को लेकर आए इंडो ग्रीक अपने साथ, ऐसा बताया जाता है। तो ज्योतिष, गणित और सोने का सिक्का भी लेकर आए इंडो ग्रीक, सब सुन लीजिए। शक का शासक नाहपान था। शक का ही एक छत्रक रुद्रदामन 130 ईस्वी के बाद ही इसका शासनकाल था, 130 से 150 के बीच रुद्रदामन था। रुद्रदामन ये छत्रक था, क्योंकि सातवाहन ने तो हरा दिया था ना, अब छत्रक के रूप में। तो रुद्रदामन छत्रक था। इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील मौर्य काल में बना था, मौर्य काल का यह था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कहाँ पर है? गुजरात में है। सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में है। जो जूनागढ़ का अभिलेख है उससे ये पता चला है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। इस अभिलेख से पता चला है जूनागढ़ अभिलेख, ये सब पूछ सकता है, उसको ध्यान दीजिए। जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील का पता किससे चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक, पहलव जो थे ये ईसाई धर्म को मानने वाले थे।
इतना ही जानिए बस इनके विषय में। ईसाई धर्म को मानने वाले थे। और के से कुषाण, कुषाण मध्य एशिया ईरान के पास के क्षेत्र से हुंड शासकों के भय से भारत आए थे। कुडोल कड़फिसस संस्थापक थे। फिलिप कड़फिसस उसके बाद आए, उनके जो पुत्र थे कुडोल कड़फिसस के बाद भीम कड़फिसस आए। हाँ, भीम। और भीम कड़फिसस के बाद आए कनिष्क, उनके पुत्र। तो कनिष्क महत्वपूर्ण है, कनिष्क को हम पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम कनिष्क की चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुषाणों की। देखिए, सातवाहनों के बाद तो मगध का विखंडन हो गया। सातवाहन भले दक्षिण के थे, लेकिन उन्होंने भी, सतकर्णी ने भी अपने सत्ता का केंद्र मगध को ही रखा था, क्योंकि शुरुआत से वही था, तो मगध को ही रखा। लेकिन सातवाहनों के उपरांत मगध का विखंडन हो गया। मगध पर ये सभी वंशों ने राज्य किया। हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन। इसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सबका पहला अक्षर है, देख लीजिए। हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा। ह से हर्यंक, सी से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य, सु से शुंग, कर्ण और ये सातवाहन। इन सब ने राज्य किया मगध पर। इसके बाद ISPK को हमने देखा, उसमें के को हम पढ़ने जा रहे हैं, कुषाणों को देखने जा रहे हैं। कुषाण में कनिष्क के विषय में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इसको मिटा दें और कनिष्क की चर्चा करें। रेशम मार्ग पर जिसने कब्जा किया, सिल्क रूट, चाइना का जो पहले सिल्क बेच कर उस रूट से बहुत पैसा कमा लिया, इसलिए उसका नाम सिल्क रूट था। उस रूट से सिल्क बेचता था, जा जाकर अलग अलग देशों में। 100 से अधिक देश उससे कनेक्टेड हैं। सिल्क बेच कर, रेशम बेच कर खूब पैसा कमाया। अब वही पैसा कर्जा के रूप में बांट दिया सब देशों को। उसी मार्ग से बंद हो गया वो सिल्क रोड पहले। उसके बाद अब उसी को वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है सभी देशों में। पूरा कर्जा बांट रहा है, सबको फंसा रहा है डेब्ट ट्रैप में। जिसे श्रीलंका को फंसाया था तो कैसे उबर गया। तो उसी रेशम मार्ग पर कब्जा किया था कनिष्क ने, इसके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं कनिष्क। देखा जाए तो कुषाण ब्लैक मार्कर, हाँ, कुषाण जो थे ये मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। ऊपर नहीं, ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर लिखती, नीचे मध्य एशिया से आए। हुंड के भय से, मध्य एशिया ईरान के आसपास का क्षेत्र, सेंट्रल एशिया। हुंड के भय से, हुंड के भय से। इसके संस्थापक थे कुषाण वंश के संस्थापक थे कुडोल कड़फिसस। यहाँ पर आके अपना राज्य बसा लिया, कुडोल कड़फिसस। कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में इनका शासन था। हालांकि देखिएगा, ये जो कुषाण हैं ये सतकर्णी से पहले के थे, सतकर्णी से पहले के थे। इनकी चर्चा पहले में इसलिए नहीं की क्योंकि पहले सोच रहे थे कि एक सीक्वेंस में मगध पर जितने राजवंशों ने शासन किया उन सब राजवंशों को देख लें, फिर विदेशी शासकों को हम देखें। तो इसलिए हमने नहीं चर्चा किया, नहीं तो ये पहले के थे। कुडोल कड़फिसस। इसके बाद आए भीम कड़फिसस। अब भीम कड़फिसस के बाद आए कनिष्क। कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण, कनिष्क की चर्चा हम करेंगे, कनिष्क की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा 78 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है, 78 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है। ये एक कैलेंडर बनाते हैं और उस कैलेंडर को शक चुरा लेते हैं। वो शक, वो भी विदेशी विदेशी और ये भी विदेशी।
शक उस कैलेंडर को चुरा लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं शक संवत। कैलेंडर शक संवत को इन्होंने बनाया था, कनिष्क ने, कुषाणों ने बनाया शक संवत। उसको चुरा कर लेते जाते हैं, उसका नाम रख देते हैं शक संवत। ठीक। अच्छा, शकों का अंत करने वाले जो थे वो विक्रमादित्य थे। उनके विषय हम नहीं पढ़ते हैं। एक वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। अब बहुत लोग उसी को विक्रमादित्य समझ जाते हैं, पर वो विक्रमादित्य नहीं था, तो एकदम गिरा हुआ व्यक्ति था हमारे नजर में, दृष्टि में। विक्रमादित्य ने शकों का अंत किया था। शक शासक नहपान को तो इसे हराया भाई सतकर्णी ने, लेकिन उससे पहले शकों का अंत किया और बहुत कुछ शक शासक बच गए और उसी में का 200-300 वर्ष पहले ही शक थे, पहले ही आ गए थे, तो उनका अंत कर दिया। 200 वर्ष पहले ही आ गए थे शक। और ईस्वी से लगभग 57 वर्ष पहले इन्होंने शकों का अंत किया। तो इसीलिए जो विक्रम संवत होता है वो ईस्वी से 57 वर्ष आगे रहता है, क्योंकि 57 वर्ष पहले ही शुरू हो चुका था विक्रम संवत। शकों के अंत के बाद शक संवत खत्म हुआ और विक्रम संवत आ गया। लेकिन वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है वो तो 4वीं शताब्दी का है, 5वीं शताब्दी का है, 4वीं शताब्दी का। वो इस समय कैसे आ सकता है? तो वो विक्रमादित्य नहीं है। आगे हम चर्चा करेंगे उसकी। शकों का अंत कर दिया, फिर भी कुछ शक बच गए। आगे जाके वही नहपान एक शक्तिशाली शासक था जिसको मार दिया सतकर्णी ने 150 वर्ष बाद, इसके 150-200 वर्ष बाद। तो ये कथा सब है। तो कनिष्क, ये कैलेंडर की बात हो गई। अब जो है कनिष्क ने रेशम मार्ग पर कब्जा किया, सिल्क रूट पर कब्जा किया। सिल्क रूट, रेशम मार्ग हिंदी में आप लिख लीजिएगा, हिंदी में भी सिल्क रूट पर कब्जा किया। और इनके दरबार में, इनके समय में बड़े बड़े विद्वान थे। इनके समय में चरक थे, पार्श्व थे, नागार्जुन थे, वसुमित्र थे और अश्वघोष थे। हालांकि अश्वघोष बिहार के मगध पाटलिपुत्र गए थे। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष को वहां से लेते गए। ये कश्मीर के आसपास इनका शासन था। इनकी राजधानी पेशावर थी। क्या थी? पेशावर। राजधानी पेशावर थी, जो आतंकवादियों का गढ़ है। पेशावर, पाकिस्तान वाला पेशावर। तो पेशावर राजधानी थी। कश्मीर के आसपास का क्षेत्र इनका सब था। इन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहाँ से 2 चीज़ ले गए। एक महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, और एक अश्वघोष, जो वहाँ के बड़े विद्वान थे। अश्वघोष, ठीक, बहुत वहाँ के विद्वान थे। सबसे बड़े विद्वान आचार्य थे अश्वघोष। उनको लेते आया उठा। और यहाँ पहले ही से एक विद्वान थे वसुमित्र, जिनको ये बहुत मानता था कनिष्क। तो जब बौद्ध धर्म की 4थी संगीति हुई प्रथम सदी में, 4थी संगीति और अंतिम संगीति धर्म सभा, उसमें हुआ कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। अश्वघोष मगध से आए, पाटलिपुत्र से आए थे, लेकिन वहाँ पर लोग इनको बहुत मानने लगे। इनके आने से पहले वसुमित्र को मानते थे, अश्वघोष को बहुत मानने लगे। लोगों को कहने लगे कि अश्वघोष को ही बनाया जाए अध्यक्ष। लेकिन वसुमित्र अड़बड़ गया कि हम यहीं के हैं, हमको नहीं बनाएंगे अध्यक्ष, अड़बड़ गया था। और कनिष्क भी मानते थे इसको, वो भी चाहते थे कि ये बन जाए। अश्वघोष के पक्ष में पूरी जनता, प्रजा यहाँ से आकर दूसरे जगह जाकर पूरा गद्दर मचा दिए। सब बिहारी ऐसा ही होता है, एक बिहारी सब पे भारी। तो बिहारी थे भाई, कमाल इनका था। तो अब समस्या हो गई, क्या करें। तो अध्यक्ष तो मन तो था इनका वसुमित्र को ही बनाने का, तो वसुमित्र को बना दिया।
लेकिन जनता के आक्रोश से बचने के लिए अश्वघोष को उपाध्यक्ष बना दिया। एकमात्र ऐसी संगीति जिसमें 2 अध्यक्ष थे, माने एक उपाध्यक्ष भले ही, लेकिन अध्यक्ष तो थे ही। तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों थे, एकमात्र ऐसी संगीति थी, चौथी संगीति, अंतिम संगीति। वसुमित्र बने अध्यक्ष और ये बने उपाध्यक्ष, यानी कि उपाध्यक्ष। ठीक। अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी थी बुद्ध चरित्र, जिसमें बुद्ध की जीवनी, बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे, बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी थी। ठीक। इसी सब धर्म सभा में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, महायान और हीनयान। महायान जिसमें बहुत छूट दिया गया, हीनयान वैसा ही था। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा भी है, पहले का पूछा भी है एनडीए में, कि महायान से कौन एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन दिया था 4, उसमें एक कनिष्क था, तो कनिष्क हो जाएगा। तो प्रश्न भी यहाँ से पूछा है, महायान और हीनयान 2 भागों में इसमें बटा, महायान और हीनयान। तो महायान कनिष्क के समय में भाई ये आया, जिसमें बहुत छूट दी गई थी, बौद्ध धर्म नियमों में बहुत छूट दी गई थी। ये सब बातें हो गई। ये चरक थे, इन्होंने चरक संहिता लिखा था, चरक संहिता लिखा था, आपने सुना होगा नाम, चरक संहिता। अच्छा, एक शल्य चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा प्लास्टिक सर्जरी जिसको आप बोलते हैं, शल्य चिकित्सा। इसको पता है किसने लिखा था? इसको सुश्रुत ने लिखा था, सुश्रुत ने, इसलिए इसे सुश्रुत संहिता भी कहा जाता है, सुश्रुत संहिता भी कहा जाता है, सुश्रुत ने इसे लिखा था। तो चरक संहिता, चरक संहिता चरक ने लिखा। पारस में नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, आइंस्टीन ऑफ इंडिया। ठीक, हालांकि नागार्जुन पहले के थे, आइंस्टीन तो बाद में आया। तो आइंस्टीन को नागार्जुन ऑफ इंग्लैंड कहना चाहिए, पर उल्टा हो रहा है। तो आइंस्टीन ऑफ इंडिया नागार्जुन थे, कहा जाता है। ठीक, पूछेगा प्रश्न आइंस्टीन ऑफ इंडिया, इंडिया का भारत का आइंस्टीन कौन है? तो नागार्जुन बताएंगे। तो ये सब बातें हो गई। इसके बाद मानसून की खोज इसी समय में हुई थी, कनिष्क के समय में ही मानसून की खोज हुई थी, मानसून की खोज। और नाशपाती की खेती इस समय होती थी, नाशपाती की खेती की शुरुआत इसी समय हुई थी, नाशपाती की खेती। ठीक, शुद्ध सोने का सिक्का इस समय जारी किया गया था, सोने का सिक्का। ठीक, सोने का सिक्का। शीशे का सिक्का किसके समय में? सातवाहन के समय में। सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के समय में। ये सब बातें रही कनिष्क के विषय में। आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे चर्चा करेंगे गुप्त वंश की। हो गया? अच्छा, एक हम काम करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अभी गुप्त वंश बचा है, गुप्त काल बचा है, और वर्धन डायनेस्टी को भी हमें पढ़ना है। सोचा था हमने कि उत्तर भारत का पूरा हम प्राचीन इतिहास ख़त्म कर देंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आधा घंटा और बढ़ जाएगा, 2 घंटा का हो जाएगा, तो हालत ख़राब हो जाएगा अपलोड करने में हमको। तो इसलिए यहीं पर रोकते हैं। बाकी कल जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाएंगे तो उससे पहले आधा घंटा में इसको क्लियर कर देंगे, और 1 घंटा में वो भी कर देंगे दक्षिण भारत का भी। तो कल ही गुप्त काल, गुप्त वंश और वर्धन वंश को हम पढ़ेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु भारतस्य संस्कृते। जय श्री राम।